देर बाद लाइव। सभी दोस्तों को नमस्कार। एक ओंकार बहुत अच्छे इंसान है। प्रणाम। आ जाइए सभी के सभी लोग, फटाफट से आ जाइए, फिर कहानी शुरू कर प्यार भरी। जय माता दी। थैंक यू प्रीतम साहब, इतना अच्छा लिखने। एक बच्चे ने कुछ लिखा है सर। जी विनोद साहब इनको करेक्ट करा रहे हैं। टेक्निकल टीम इस चीज को देख रही है कि एडवर्ब आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें एडजेक्टिव लिखा जा रहा है। टेक्निकल टीम इस चीज को जल्दी ठीक करेगी। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। बाकी काम कर रहे हैं। गुड प्रदीप, डेडिकेशन अगर रहेगा तो बेटा सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट्स किए, बहुत अच्छे इंसान है। चलिए तो महफिल से जाते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ, अपनी बातों के साथ। आज हम लोग बात जो शुरू करने वाले हैं वो बातचीत किस बारे में भाई? वो कैब डोज देंगे पहले बच्चों को। तो सबसे पहले एक कलाकार इंसान हमें कहता है, पहले मैं 2 मिनट की बात करना चाहूंगा। एक कलाकार इंसान हमें कहता है कि सर ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी की हिंदी बताएं, हिंदी लिखवाएं और हिंदी को लिखें। फौजी इतने बड़े हाथ जोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है? मेरा काम है आप लोगों के लिए जितनी मेहनत करना। मुझे उस चीज ज्यादा मेहनत कराओगे तो मैं घबरा जाता हूँ, मेरा दिल घबराता है, राइट? और आप लोगों के लिए जितने मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, आपके पेपर में कहीं हिंदी लिखी नहीं मिलेगी। आपको हिंदी ढूंढनी है, आप अपनी हिंदी ढूंढें, सबके पास डिक्शनरी है, सब अपने एफर्ट्स लगाएं, राइट? सबसे पहली बात तो इतने सारे शब्दों में आप लोगों के लिए बहुत प्यारे शब्दों को ढूंढना। और आपका पेपर इंग्लिश टू इंग्लिश पूछता है, उस चीज को लेकर अगर आपके दिलों में लाचारी है कि सर हमें हिंदी चाहिए, हिंदी चाहिए, तो भैया हिंदी तो खुद थोड़ी मेहनत करो, ठीक है? और मेरा काम है आप लोगों के लिए बेहतर प्रयास करना, और जिसका मेरा तो कंपटीशन किसी से नहीं। बेहतर प्रयास का मतलब बेस्ट जो पहले ही है तो उससे आगे जाते जरूरत नहीं। चलिए समय बचाते हैं, आज के नए ताजे शब्द आप लोगों के सामने दिल खुश करने वाले हाजिर हूँ। लवली वर्ड्स आर बिफोर यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आपके सामने एक शब्द आता है मेडिकामेंट। मेडिकामेंट का मीनिंग देखो ध्यान से, लिखा है पेनिसिया। ये शब्द आप लोगों से बार बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। क्योर ऑफ ऑल डिजीज, इसी को आप हिंदी में कहते हैं रामबाण। ये चीज आप महसूस नहीं कर पाते, मैं हिंदी में हर एक अर्थ को बोल देता हूँ, लेकिन अपनी अपनी टेस्ट है भैया। सबसे ज्यादा दुख तो उन लोगों के बारे में होता है जो लोग विचारों से भी और अपनी हरकतों से मूर्खानंद घोषित करते जाते हैं। टीम देखती है, मैं भी देखता हूँ, और बड़ा अजीब लगता है। ये देखने की कोशिश करता हूँ मैं कि यार इनमें से हीरे निकलेंगे या कोयले के कोयले रह जाएंगे। खैर सवाल अलग है। मेडिकामेंट का अर्थ हुआ रामबाण इलाज। पेनेसिया एक ऐसी दवा जो सभी के लिए काम करता है। जिन शब्द के साथ मेडी जुड़ गया वहीं पर आप सोच लीजिएगा
बात इलाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है एब्जॉर। एब्जॉर का अर्थ होता है रिनाउंस, त्याग देना, राइट। डिवाइंडल, डिक्रीज ग्रेजुअली, बहुत तकाजे से किसी चीज का स्तर गिरना, डिक्रीज ग्रेजुअली। नंबर 4 पर आता है एक प्यारा सा शब्द जिसे हम कहते हैं विजनरी। विजनरी का अर्थ हमारे सामने आता है अनप्रैक्टिकल, जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, और जो प्रैक्टिकल नहीं है, विजनरी का मतलब इमेजिनरी भी हम कह सकते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में रहता है। नंबर 5 पर आता है चर्लिश। बड़ा प्यारा शब्द है और बिल्कुल अजीब शब्द। मुझसे स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में कांटेक्ट में हैं और सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर पता ही नहीं चलता वोकैबुलरी कहाँ से आती है। अरे तुम्हें पता इसलिए नहीं चलता कि तुम्हें सोर्स नहीं पता। दिस मैन नोज इट। और जिन्होंने इन शब्दों को, अभी एक बच्चे ने लिखा सर आपके जो इंग्लिश विद गोपाल वर्मा टेलीग्राम चैनल पर है उसमें प्रीवियस ईयर की वो कैब आती है। कभी कभी मन करता है इन बच्चों को मैं क्या जवाब दूं। अरे तुम्हें उस बात से लेना देना क्या है? आप मेरे को एक बात बताओ, उस बात से लेना देना क्या? आप मैकडोनल्ड्स में अगर जाकर बर्गर खा रहे हो तो क्या आप उनसे पूछोगे भाई साहब इसमें आलू आप कौन से खेत का लाते हो? अरे इंजॉय द क्वालिटी, इंजॉय द क्वालिटी। आपके सामने कंटेंट्स है, आप उसे मजे से जियो, आप उसके साथ मस्ती काटो। आपको क्या मतलब है किसी बकवासबाजी के सवाल पूछने की? पर पता नहीं दिल में कहां से सावधान इंडिया से आते हैं कई लोग। डिवाइंडल का अर्थ हुआ डिक्रीज ग्रेजुअली। मेरे शब्द, मेरी डांट शायद आप लोगों के फायदे के लिए है, इस बात को नेगेटिव लेकर चलने की जरूरत नहीं है सुरेश। डिक्शनरी की अगर बात करें तो अनप्रैक्टिकल। चर्लिश का मतलब इल टेम्पर्ड, जिसे गुस्सा आता है। बुरिश। 5 शब्द है, मेरे साथ मिलकर फटाफट से रिवाइज करें फिर कथा आगे लेके चलते हैं। मेडिकामेंट, एब्जॉर, डिवाइंडल, डिक्शनरी, चर्लिश। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश हो रहे हैं, फोकस करें। रिप्यूडिएट, बहुत प्यारा शब्द है। रिप्यूडिएट का मतलब होता है टू रिफ्यूज, मना करना। रेसेंड का अर्थ हुआ कैंसल करना, एब्रोगेट करना, किसी को मना करना, या जो आपने कोई चीज का ऑर्डर किया आप उस ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। नंबर 8 मेन, बहुत प्यारा शब्द है। मेन अपीयरेंस, देखने में जो आपका दिखाई देता है उसे हम अपीयरेंस कहते हैं। नंबर 9 पर आता है डिस्कॉन्सर्ट। डिस्कॉन्सर्ट की अगर हम बात करें टू अपसेट और एम्बरेस, शर्मिंदगी महसूस कराना, किसी को परेशान करना। जैसे छोटे मोटे सवालों से मैं परेशान होता हूँ। मैं परेशान नहीं होता किसी बात से, मेरे पास तो 2 इलाज हैं। नॉनसेंस बात को इग्नोर कर सकता हूँ या फिर मैं उस नॉनसेंस को आपके दिमाग से हटा सकता हूँ। चूज योर वे वाइजली। यस, पानी पी के दिखाता हूँ। डिस्कॉन्सर्ट के बाद अगला आता है एक शब्द डिस्कॉन्सोलेट, जिसका अर्थ हुआ अनहैप्पी। 5 शब्द हमारे सामने, पांचों के अर्थ मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें। रिप्यूडिएट, रेसेंड, मेन, डिस्कॉन्सर्ट, डिस्कॉन्सोलेट। नाइस। अगले 5 शब्द आपके सामने आ रहे हैं और शब्द नंबर 11 लिखा है डिस्क्रीट का अर्थ हुआ सेपरेट, डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग। जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है। 12th डिस्क्रिपेंसी का मतलब डिफरेंस, फेलियर टू एग्री, जो किसी की बात से सहमत नहीं होता, अलग रहता है। प्रिजम्पशस का अर्थ हुआ टू बोल्ड, बहुत बहुत हिम्मत वाला। नंबर 14 पर ओवरवीनिंग का अर्थ हुआ शोविंग एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने वाला। 15 पर आता है फोर्ट, बहुत प्यारा शब्द है, पेपर बार बार पूछता है। फोर्ट का अर्थ हुआ अ थिंग दैट डज पर्टिकुलरली वेल, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत अच्छे से काम आती है। 5 शब्द मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें फटाफट से। सबसे पहले डिस्क्रीट, डिस्क्रिपेंसी, प्रिजम्पचुअस, ओवरवीनिंग, फोर्ट। अगले शब्द आपके सामने चिंक। चिंक होता है छोटी सी दरार। कभी कभी घर की दीवारों में कहीं पर छोटी सी दरार आ जाती है, उस दरार के अंदर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, तो चिंक है ना जी, एन ओपनिंग। चिंक का अर्थ हुआ क्रैक। नंबर 17 बहुत प्यारा शब्द है, ये एक बेसिकली स्लैंग है। सिसी, हे सिसी, एक लड़का जिसके अंदर लड़के की क्वालिटीज नहीं है, राइट। लड़का लड़की जैसा दिखता है, सिसी। अब ये सिसी शब्द सिस्टर से बना है।
एल्यूड का अर्थ हुआ जब आप जिक्र तो करते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं, घुमा फिरा कर जिक्र करते हैं, एल्यूड। या इससे अगर हम कहें तो अस्पष्ट वर्णन करना, एल्यूजन, वही ऊपर वाले ही शब्द का नाउन है, एल्यूजन, इनडायरेक्ट रेफरेंस। 20th पर आते हैं इनफ्रैक्शन। इनफ्रैक्शन का अर्थ होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। 5 शब्द मेरे साथ मिलके फटाफट से बोले, चिंक, सिसी, एल्यूड, एल्यूजन, इनफ्रैक्शन। थैंक यू। अगले 5 शब्द आपके सामने, आखिरी 5 शब्द। गोर्ज का अर्थ हुआ नैरो वैली। अफसोस है इस बात का सुनकर कि पटना और उत्तर प्रदेश के कई सारी जगहों पर पानी ने बहुत बुरा हाल मचा रखा है और काफी सारे एरियाज पानी में डूबे हुए हैं। वी फील रियली वेरी सॉरी फॉर दोज पीपल जिन लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वी विल प्रे फॉर दैट। डेफिनेटली वी आर विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आप मुसीबतों को झेल रहे हैं, काफी सारे लोग, सॉरी, प्रकृति है, कर नहीं सकते। गोर्ज, नैरो वैली विद वाटर फ्लोइंग, जिससे पानी बहता है। नंबर 22 पर आता है एक शब्द प्री एमिनेंट, जिसका अर्थ हुआ आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल ही अलग। नंबर 23 पर आता है प्रीपोंडरेंस का अर्थ ग्रेटर देन अदर इन अमाउंट, इन्फ्लुएंस और इंपॉर्टेंस, दूसरों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, प्रीपोंडरेंस। नंबर 24 पर आता है एक शब्द प्री एम्प्ट, जिसका अर्थ हुआ वही फोरस्टॉल, जिसका अर्थ अपने पिछली क्लास में समझा था, प्रिवेंट, बाधा उत्पन्न करना, रोकना। ठीक है जी। अगले शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये शब्द हुआ जिंगोइज्म। बहुत प्यारा शब्द है जिंगोइज्म। इसका अर्थ दिल में एक जोश होना कि अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानना, जिंगोइज्म। ठीक है। खैर, कुछ दिनों पहले एक ऐड आती थी, उसमें बोला भी जाता था ये स्लैंग, ये है जिंगिस्तान मेरी जान। जिंगिस्तान मतलब ये उन जोशीले लोगों की देश है जहां हम अपने देश को सबसे ऊंचा मानते हैं। 5 शब्द मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें। सबसे पहले गोर्ज, प्रीएमिनेंट, प्रीपोंडरेंस, प्रीएम्प्ट, जिंगोइज। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर इन शब्दों का जिक्र समझा, सुना। तो आइए दोस्तों, कहानी थोड़ी आगे लेकर चल लेते हैं और हमारी बातचीत अब शुरू हो रही है एक अगले टॉपिक से। और वो टॉपिक क्या है? इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है। कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत प्यारा शब्द है कंजंक्शन। पहले तो इसे समझ लेते हैं कंजंक्शन बना कैसे है। कन और ऊपर हुआ जंक्ट। जंक्ट का अगर हम बात करने की कोशिश करें, प्लेस, और कन का मतलब हुआ टुगेदर। इसका मतलब हमें समझ में आया जब हम दो चीजों को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो कंजंक्शन यहीं से एक छोटी सी डेफिनेशन तैयार करता नजर आया है हमें। कंजंक्शन कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंजंक्शन एक बहुत प्यारा शब्द है और उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है। और कनेक्टिंग वर्ड की अगर हम बात में पहले छोटी सी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। और इसी को कनेक्टिंग वर्ड की जगह कुछ लोग एक और नाम से जानते हैं, हम कह सकते हैं लिंकिंग। ये जोड़ने का काम करता है। जब जोड़ने की अगर हम बात करते हैं तो जोड़ते हुए ये क्या काम करता है? बेसिकली जोड़ने पर आए तो ये दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है। जोड़ने पर आए तो ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। जब हम इन जोड़ने की बात पर काम करते हैं, भैया पढ़ेंगे बाद में, पहले कुछ लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं क्योंकि इनके कमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आओ बेटा टाइम पास करते हैं। कमेंट्स पर आ रहे हैं, मैं इनके नाम ले रहा हूँ, थोड़े से इन लोगों के नाम सुन लीजिए। ये हैं वो लोग जो ना तो पढ़ने के लिए तैयार और ना ही पढ़ने का माहौल पसंद करते। सुन लीजिए। आनंद साहब कहते हैं आपने बोला था कि आज एडवर्ब की एक्सरसाइज कराएंगे। ऋषिकेश भाई साहब कहते हैं वर्ब एडवांस कब होगा? मतलब ये पढ़ाना छोड़ो, पहले इनको वर्ब एडवांस कराओ। एक और सुनो भाई साहब। नीरज साहब कह रहे हैं क्या मेरा कमेंट वहां फिच रहा है? फिच पता नहीं क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता। और सुनो भाई,
वैभव साहब कहते हैं इनके बैच में वर्ब नहीं हुआ है, मतलब जानबूझ के नहीं करा। अरे मूर्ख कहीं के, जो करा रहा हूं उसको तो देख ले मेरे बाप। एक और सुन लो भाई, एक और आ गया। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही। एक और भाई साहब कहते हैं सर मैं भी हूं सर ना पढ़ने वाला, अखिल है इस नालायक इंसान का नाम। ये वो लोग हैं जो खाली हैं, जिनको पढ़ना नहीं और जिनको पढ़ाई का माहौल पसंद नहीं है। दे लाइक मी टू गेट डिस्टर्ब। एक जनाब जय माता दी कर रहे हैं, इनकी जय माता दी लो भाई, जय माता दी बेटा। मुझे ये समझ नहीं आता कि कब आप लोगों को प्रीमियम सेगमेंट के बच्चों में कनेक्ट कर। एक भाई साहब कह रहे हैं सर मुझे डेंगू हो गया था, आज वापस क्लास ले रहा हूँ। कीप कमेंटिंग गाइज बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हम रुक गए हैं। कीप कमेंटिंग प्लीज, आई रियली लाइक इट। सर आप सिस्टमेटिक पढ़ाएं अपने अनुसार। जी मनोज जी, आपके बिना कहीं भी मैं करता। हाँ जी आप। एक और नालायक महोदय है अनिल जी, कह रहे हैं सर ये क्लास रिकॉर्डेड है क्या? वेरी गुड। आओ नीरज सर। कमेंट्स पढ़ो सर, ये पढ़ने के लिए थोड़ी है, कमेंट्स पढ़ो। गॉड ब्लेस यू। देखते हैं यहाँ कब आपके दिमाग में आती है बात। पढ़ते वक्त कमेंट्स पे ध्यान लगे पड़े हैं। यहाँ बारिश हो रही है, ये कमेंट कर रहा है, ये वो। सीरियसली स्पीकिंग यू आर अमेजिंग, अमेजिंग। कॉम्पिटिटिव लेवल पर स्टूडेंट्स का गजब का बिहेवियर, जब टीचर यहाँ समझा रहा है आप कमेंट्स पर लगे पड़े हैं। दिस इज द ओनली रीजन, लेट मी टेल यू फ्रेंकली, दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से आपके डाउट आते हैं। Approx 15,000 students are there in your batch and those students never find any doubt। जो लोग मुझे फोकस्ड सुनते हैं। कलाकार ये भी कह रहे सर आप बहुत स्पीड से बोलते हैं। लगे रहो। खैर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जो कंसीडरेट हैं, अपने करियर को लेकर फोकस्ड हैं, वो प्लीज मेरी बातों पर ध्यान दें। ताकि आप सभी के लिए खुला है पेवेलियन। आप कमेंट लिखो, आप गाना लिखो, आप कहानी लिखो, पीपल आर फ्री टू डू दैट। Rest of the students, please stay focused because I want you people to qualify each and every exam that comes across। कंजंक्शन के लिए मैंने एक शब्द की बात कही है, कंजंक्शन की डेफिनेशन तैयार की, कनेक्टिंग वर्ड। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों लिंकिंग वर्ब। बेसिकली ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को, अलग अलग फ्रेजेस को, अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है। अब एक मूर्खानंद कहते हैं कि क्लॉजेस को भी तो जोड़ सकता है। अरे महाराज क्लॉज सेंटेंस ही होता है, पता नहीं कहां से आते हो यार तुम लोग। खैर, जब ये जोड़ने का काम करता है तो ये अलग अलग सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। आपके एग्जामिनेशन में कंजंक्शन का जो रूप पूछा जाता है, मैं कहानी वहां से शुरू करूंगा। आपके एग्जामिनेशन में कंजंक्शन की जो कहानी पूछी जाती है, दैट इज कॉल्ड पेयर कंजंक्शन। दैट इज कॉल्ड पेयर कंजंक्शन। पेयर कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो कंजंक्शन तो हमारे पास वही शब्द है, कनेक्टिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड। इसी को हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। पर सवाल यह है पेयर कहने का मतलब क्या हुआ?
जब हम इस पेयर की बात करते हैं तो पेयर का मतलब क्या हुआ? आपके पैरों में शूज हैं, हो सकता है आपने स्लीपर्स पहने हो, पेयर है। पेयर क्यों हुआ? वजह सामने है। पेयर होने का मतलब हमें समझ में आता है कि इनके अंदर आइडेंटिकल पार्ट्स हुए। इनके अंदर आइडेंटिकल पार्ट्स हुए। अगर मैं एक जूते के हिस्से को क्लास में रखूं और एक जूते के हिस्से को घर छोड़ आऊं तो क्या ये पेयर है? बिल्कुल नहीं। पेयर होने के लिए इन्हें पास होना, पास होने का मतलब समझ में आता है एज एज पॉसिबल। ठीक। पेयर होने की कंडीशंस क्या है? पेयर होने की कंडीशंस हैं आइडेंटिकल पार्ट्स हो, एज क्लोज एज पॉसिबल। मैं इस कायदे को थोड़ा सा समझने के लिए आधी अधूरी बात नहीं, छोटी छोटी बातों को जोड़ना शुरू करूंगा। पेयर कंजंक्शन कई तरीके से एग्जामिनेशन हमसे पूछता है और सबसे पहले एक बात को हम लोग समझ लेते हैं। हम आइदर के साथ एक पेयर मेंटेन करके चलते हैं। हमने आइदर का जिक्र सुना है प्रोनाउंस में। एक शब्द और लिख रहा हूं मैं, नाइदर के साथ एक पेयर तैयार हुआ नोर। एक और पेयर हमने तैयार किया नोट ओनली। आगे हम लोगों ने तैयार किया बट ऑल्सो। एक और पेयर बनाने की काम किया हमने। ठीक है बच्चों, अब इन छोटी छोटी बातों से क्या कहानी तैयार होती है, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें, समझने की। पेयर को बनाने के लिए हम लोगों ने पहले भी चार बातों का आधार तैयार किया। इन चार बातों के आधार पर ही मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। पहले दिन से मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में साथ साथ चल रहा है। अलग से कोई उम्मीदें नहीं होती हैं दिल में। ठीक। और आपके ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन सबको मिलाकर ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। आपका एक सवाल दूसरा आया कि सर वर्ब कहाँ पढ़ाया जाता है। मैं आप लोगों को जब पहुंचाऊंगा उस लेवल पर आपकी आंखें खुद खुलेंगी कि कहाँ कौन सी चीज सीखनी। क्लियर है? सर आगे चल लेते हैं। मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे, उससे पहले एक बार कहानी को फिर से मेरे साथ रिवाइज करें।
कंजंक्शंस के नाम पर बेसिकली हमारे सामने जो आती हैं चीजें वो है पेयर कंजंक्शन। पेयर का मतलब समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। जो चीज आपके पैरों में है, जूता है, चप्पल है, डजंट मैटर, वो पेयर है। क्यों है वो पेयर? क्योंकि उसके अंदर आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, हाँ है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये आइडेंटिकल पार्ट्स अगर दोनों दूर हो तो क्या ये पेयर है? आप कहोगे पेयर बनाने के लिए इनको आपस में पास आना हो, हाँ है ना। जब तक ये पास नहीं तब तक पेयर वाली सेटिंग काम नहीं करती, अरे हाँ है ना। इसका मतलब दूसरी बात हुई एज क्लोज एज पॉसिबल। अब सवाल ये उठता है, जैसे मैं अगर अपने हाथों की बात करता हूं तो ये पेयर है तो हाँ ये पेयर है, लेकिन जब तक ये पास तब तक तो पेयर नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कौन किसके पास आए, ये इसके पास या ये इसके पास। ऐसे मामले में हम हमेशा रिवर्स कंसीडरेशन लेकर चलते हैं, और रिवर्स कंसीडरेशन का मतलब समझ आता है कि हम हमेशा राइट पार्ट को देखकर लेफ्ट की कंसीडरेशन को ठीक करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस कहानी को समझने की कोशिश करें। हमारे सामने लिखे हुए ये जो पेयर हैं, आइदर के एक तुक्केबाज यही सिखाता है या एक यही तुक्केबाज सीखकर चलता है। बेटे आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ जो है और आता है, नॉट ओनली के साथ जो है बट ऑल्सो आता है, और के साथ तू आता है, मैं आता हूं और धोखा आता है। लॉजिकली समझें तो आइडेंटिकल पार्ट्स इन चीजों की बात करते हैं। यहाँ पर एक नहीं बेसिकली दो ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं। अगर इन ब्लैंक्स की मैं बात करना चाहूं, अगर एक ब्लैंक में मुझे लिखा हुआ मिलता है नाउन, तो बच्चों दूसरे ब्लैंक में भी मुझे क्या लिखा हुआ चाहिए? नाउन। नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस करता है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, है दोनों एक दूसरे के बराबर। अगर लिखे हुए एक ब्लैंक में मुझे लिखा नजर आता है वर्ब, तो दूसरे में भी मुझे चाहिए वर्ब। एक ब्लैंक में अगर लिखा हुआ मुझे मिलता है एडजेक्टिव, तो दूसरे में भी बच्चों मुझे लिखा हुआ चाहिए एडजेक्टिव। अगर एक लिखे हुए ब्लैंक में मुझे मिलता है एडवर्ब, तो बच्चों दूसरे में भी मुझे लिखा हुआ चाहिए एडवर्ब। इसका मतलब आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं, सवाल उठता है आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ, आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं, आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं एक एक क्वेश्चन पर बड़े ध्यान से कहानी को सोल्व करना शुरू करूंगा, and I expect you people will focus on my contents, my language, my pattern। एक एक चीज पर ध्यान दें, ठीक है। राहुल इज आइदर गोइंग और मोहन। सर राइट पार्ट को ध्यान से देखा तो और के साथ ये जो लिखा है वो बेसिकली एक नाउन है, सीधी सी बात है, एक नाउन है। अगर मैं इस आइदर के साथ लिखी इस बात को देखना चाहूं तो ये तो एक वर्ब है। सर ये तो आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं हुए। इसका मतलब इस आइदर का जो जिक्र है वो होना चाहिए राहुल के पास। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से लिखने की कोशिश करता हूं, एंड द क्वेश्चन आइदर राहुल। और देखो आइडेंटिकल पार्ट्स तो ये हुए। अब दूसरी बात हम लोगों को अपनानी पड़ी, एज क्लोज एज पॉसिबल। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हम पहले ही देख चुके, राइट पार्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट को ठीक कर रहे हैं। तो अब लिखा होना चाहिए आइदर राहुल और मोहन। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो तुक्केबाजी का हिसाब नहीं चलता यहाँ, यहाँ बात चलती है करेक्ट बातचीत अप्रोच के साथ। क्लियर है? चलो अब दूसरे सेंटेंस पर काम करते हैं। लिखा है नीदर शी इज सैड नोर हैप्पी। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो नोर के साथ लिखा ये एक एडजेक्टिव हुआ, तो बच्चों नीदर के साथ भी हमें एडजेक्टिव चाहिए। इसका मतलब इस नीदर को देखता हूं तो शी के साथ गलत लिखा है, इस नीदर का जो जिक्र है वो सैड के हिसाब से होना है। करेक्ट आंसर तैयार करते हैं, शी इज नीदर सैड नोर हैप्पी। ठीक है जी। तो यानी कि आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिवर्स कंसीडरेशन और एज क्लोज एज पॉसिबल, तीन चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे, ही नॉट ओनली वर्क्स हेयर बट ऑल्सो इन अ फैक्ट्री। मैं अगर ध्यान से समझने का काम करूं तो बट ऑल्सो के साथ ये इन अ फैक्ट्री वेयर का आंसर दे रहा है। वेयर का आंसर देने वाले शब्द को शायद हम लोग जानते हैं, एडवर्ब हुआ। भाई बोलो हाँ, एडवर्ब हुआ। अगर मैं इस बात को देखना चाहूं नोट ओनली के साथ, ये तो एक वर्ब लिखा है, इसका मतलब एडवर्ब के कायदे से इस नोट ओनली को भी एडवर्ब के पास होना चाहिए। इसका मतलब इस लिखी हुई बातचीत को अगर हम ठीक करने का काम करें तो इस नोट ओनली की अरेंजमेंट यहां ना होकर इनफैक्ट इसे होना चाहिए इस हेयर के पास। क्यों? क्योंकि ये भी तो वेयर का आंसर दे रहा। बात समझ आ रही है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रानी इज इनवाइटेड नॉट ओनली देयर बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स।
मैं अगर इस कायदे को ध्यान से समझने का काम करता हूं तो बट ऑल्सो के साथ लिखा है हर फ्रेंड्स अपने आप में एक नाउन हुआ। यहाँ लिखा इस नोट ओनली को मैं देखता हूं तो ये देयर का आंसर दे रहा है। यहाँ पर ये अपने आप में एक एडवर्ब है, यानी कि कायदे से तो ये बात अपने आप में गलत हुई। अब इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिकल पार्ट्स के पास राइट की कंसीडरेशन से मैं चलता हूं तो इस नोट ओनली की अरेंजमेंट देयर के साथ में इस नोट ओनली की अरेंजमेंट होनी चाहिए रानी के साथ। तो आपका करेक्ट आंसर जो बनना चाहिए वो बनता नजर आ रहा है, नोट ओनली रानी। अब इस आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच को एज क्लोजर आपने लिखने का काम किया, बट ऑल्सो यहां तक बात ठीक हो गई। आगे लिखा हम लोगों ने हर फ्रेंड्स, ठीक है। आगे अगर हम चलने की कोशिश करें तो सवाल उठ गया दिल में, एक हुआ इज, एक हुआ आर इनवाइटेड। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा यहां पर मैं इज का जिक्र करूं या आर का जिक्र। फिर कह रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग से कोई कहानी नहीं है, ध्यान से सुनोगे समझोगे तो हर एक चीज साथ साथ क्लियर हो। सवाल उठ गया दिल में, कहो तो पूछ। सवाल उठ गया दिल में कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर मैं यहाँ पर इज का यूज करूं या आर का यूज। इस बात को समझने से पहले आ जाओ जी पहले क्वेश्चन के अंदर। आपने यहाँ इज का यूज होते हुए देखा, मेरे दिल में तीन प्रपोजल्स हैं। पहला प्रपोजल, आपने इस इज को यूज किया मोहन की वजह से, आपने इस इज का यूज किया राहुल की वजह से, आपने इस इज का यूज किया बात दो में से एक की। आप बताओ सर, सोचें बड़े ध्यान से। चलिए अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं। मैं फिर से सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पर आपने इज का यूज किया मोहन की वजह से, राहुल की वजह से, या बात दो में से एक की है। नया सवाल उठ गया हमारे दिल में। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। बच्चों जब भी हम इस पेयर कंजंक्शन की बात करते हैं तो पेयर कंजंक्शन में हम हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट, अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, इट अग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो इसके नजदीक होगा हम उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इस लिखी हुई बातचीत में इज का जो यूज हुआ है वो इस मोहन की वजह से हुआ। इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं तो हर फ्रेंड्स नियरेस्ट सब्जेक्ट हुआ, इसी के अकॉर्डिंग आर का यूज। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पर अगर मैं दिमाग लगाना चाहूं तो इज, एम या आर। देखो बच्चों मैंने आपसे यहाँ पर पूछा राहुल की वजह से, मोहन की वजह से, या बात दो में से एक की है। तो कई लोगों ने सोचा होगा कि बात दो में से एक, अगर बात दो में से एक की है तो यू और आई, दो में से एक की बात है तो यहाँ पर भी इज लगवा देते हैं आप गलती से। ऐसा नहीं है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इनकी हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट तैयार करते हैं। के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया आर, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने तैयार किया एम। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट। बात कुछ कुछ नाइस। क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करें। अरे बेटा वही चीज एक बार नहीं बार बार कहता हूं, मेरे साथ चलोगे, पेशेंस से चलोगे, हर चीज धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कहां से आसमान से बिजली गिरती है मूर्खों पर और उनके दिमाग में बेहुदा सवाल उठते, सर ये कब कराओगे, सर वो कब कराओगे, सर तारा रारा कब कराओगे, सर शृपणखा कब आएगी। अरे भाई साहब मूर्ख, जो करा रहा हूं तुम उसे समझो तो सही यार। हो सकता है तुम्हारे सब्र के आधार पर हर एक चीज समझ आए, मेरी बातों का बुरा मत मानना। गोपाल वर्मा सर वो सर नहीं है कि आपको मीठे मीठे शब्दों से बहकाते चले जाए, बिल्कुल नहीं। जो कहूंगा बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा। और मुझे एक चीज पता है, सच एक बार बुरा लगता है, झूठ बार बार अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं आप उस झूठ के विक्टिम्स हैं। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी झूठ ने बहुत परेशान किया। और गोपाल वर्मा सर की इंग्लिश को लेकर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग सिर्फ इसी वजह से है, जो कहता है स्पष्ट कहता है। एक स्टूडेंट के अंदर जो भी बुराई है बिल्कुल एक एक बुराई को निकाल देता है।
आपको इंग्लिश इसलिए नहीं कि पेपर क्वालिफाई हो गया नौकरी लग जाएगी, नहीं, इंग्लिश के साथ साथ ये व्यवहार भी सीखना है, सारी उम्र काम आएगा। गॉट माई पॉइंट? बहुत अच्छे इंसान है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं फोकस करना चाहूंगा बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 5 पर दिमाग लगाते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। सबसे पहली बात तो अगर मैं पेयर बनाने की कोशिश करूं, और के साथ लिखा मी यानी कि प्रोनाउन है, इस आइदर के साथ लिखा मिलता है सबमिटेड, तो बात में गड़बड़ हो गई, हाँ या ना? अब इस आइदर को अगर मैं कहूं तो हिज वर्क के साथ लिख कर देखूं तो क्या मीनिंग तैयार हुआ बेटा? एक बार ट्राई करके देखो ना। अब इस बात के आंसर को तैयार करने की कोशिश करें, ये तो मीनिंग नॉनसेंस हुआ, ठीक है। अब इस आइदर की अरेंजमेंट मैंने लिखने की कोशिश की दोस्तों, आइदर शेखर, आगे लिखने की कोशिश की और इस और के मुताबिक ये वाला सब्जेक्ट इधर आना होगा, तो मी को छोड़कर हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जब आप इसे वर्ब से पहले लिख रहे हो तो सब्जेक्टिव केस चाहिए। आगे अगर हम लिखने की कोशिश करें तो इसी आई के मुताबिक इस हैज का भी रूप परिवर्तन होता नजर आया, हैव। यहाँ पर इस हैव का जिक्र लिया हमने इस आई के मुताबिक, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं चल ही रहा हूं तो मेरे भाई आगे लिखा हुआ नजर आया सबमिटेड, ठीक। और सबमिटेड क्योंकि आई के कोडिंग जब बात चल ही रही है तो आई के कोडिंग हैव, तो इसी आई के कोडिंग इस हिज को भी हटाकर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। इस सवाल को ध्यान से देख लेना, बहुत प्यार से परेशान करता है ये सब, है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक हम लोगों ने जो चीजें समझने की कोशिश की है वो पेयर कंजंक्शन के एलिमेंट्स तैयार किए। इसमें सबसे पहले आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं, आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो दो दो ब्लैंक्स हमारे सामने हैं ये सभी आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, राइट। आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे हम चले तो एज क्लोज एज पॉसिबल, जब एज क्लोज एज पॉसिबल की हम बात करते हैं तो ये पास होने चाहिए। क्वेश्चन की कंसीडरेशन रिवर्स में चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट भी नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए, फाइन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हमारे सामने आए इन्हें हम लोगों ने देखा, सुना, समझा, उम्मीद करता हूं। एक अच्छी मूर्ति बननी है ना तो चोट झेलनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। गलतियां हम कहाँ करते हैं वो पक्ष हमें सीखने। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखे हुए छोड़ रहा हूं, दिमाग लगाएं और अपने आंसर पर कोशिश करें, बताएं मुझे क्या आप इसमें लिखने को। आ जाओ बेटा, कमेंट्स पर आ जाओ। अब आओ बेटा अपने कमेंट सेक्शन पर। एक मूर्ख इंसान है राकेश, 5 नंबर आपने छोड़ दिए सर। हे भगवान, इस नालायक इंसान को ले बस। विशाल साहब कह रहे हैं बहुत प्यारी बात, कहते हैं कि गोपाल सर सिर्फ तारीफ वाले कमेंट्स ही लेते हैं और डाउट्स के कमेंट्स नहीं लेते हैं। भुवनेंद्र बेटा वर्ब कराया जाएगा, सब्र कर ले मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे।
एक बच्चे ने कोशिश की है, शाबाश रंजीत, बहुत अच्छी कोशिश है, आई अप्रिशिएट। अरे मूर्खानंद, मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ, आनंद कह रहा है कि सर हम नहीं खेल रहे, कभी कमेंट पे आओ कभी नहीं आओ। मैंने तो इस सेंटेंस का आंसर पूछ रहा हूँ, दिमाग लगाओ इस पर। तो जी भाई साहब, प्रशांत महोदय का नया सवाल आया है, अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी में इटी सफिक्स है। प्रशांत ने कोशिश की है, गलत आंसर है प्रशांत, गलत जवाब बेटा। इट्स वेरी वेरी हार्ड फीलिंग टू होल्डेड बाय योर आइडियल। इट डजंट मैटर टू मी ऋषिकेश, इट रियली डजंट मैटर टू मी whether you feel offended or you feel loved. My words may be hard, but my intentions are clear and pure. I will ask you the same question at the end of this session. When the classes will be over, I'll ask you the same question. मैं रिफाइन कर दूंगा हर चीज को, लेकिन पीपल हु राइट सच नॉनसेंस आई डोंट टॉलरेट। वेरी गुड। ये क्या लिखा है, गड़बड़ है सुधांशु जी, आपका भी आंसर गलत है। अंकिता, बहुत अच्छी कोशिश है, एक गलती है उस पर आपका आंसर डिस्क्वालीफाई हुआ। शाबाश, काफी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। मधुरजीत, आपने भी कोशिश की, छोटी सी जगह पर गड़बड़ हुई। वेल ट्राइड माय सन। सभी के आंसर्स एक वजह से स्लिप हो रहे हैं, अदरवाइज सभी आंसर्स ठीक बना रहे, एक जगह पर आप स्लिप हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लर्निंग का स्कोप कितना बड़ा है। आई रियली अप्रिशिएट। आफ्ताब सर, एक छोटी सी गड़बड़ है, बाकी आंसर ठीक है। सृष्टि बेटा, आपका भी आंसर एक जगह गलत हुआ। तौहीद खान साहब, आपका भी आंसर गलत हुआ। इमरान, आकांक्षा, जवाब गलत है। दिवाकर साहब, आंसर गलत है। किसी भी एक भी बच्चे का आंसर करेक्ट नहीं अब तक। लाहौल विला कुवत। आई एम अमेज्ड टू सी, एक भी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट नहीं। वेरी गुड, कैरी ऑन, गिव मी द आंसर। ये है वो जगह, यहां बोलो भाई। वाह जी वाह, बिल्कुल गलत आंसर्स चल रहे हैं, एक भी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर नहीं अभी तक। सूरज साहब, बिल्कुल क्लोज है आपका आंसर। अखिलेश, वेल ट्राइड, पर आंसर गलत है। आकाश ने आंसर करेक्ट लिखा है। आकाश ने आंसर करेक्ट लिखा है, प्लीज माइंड दिस नेम, आकाश ने आंसर करेक्ट लिखा है। विशाल, आंसर गलत है। रजनीश, गलत है, गलत है, गलत है। अखिलेश, रुपेश, गलत है। रॉबिन, मनीष, सभी के आंसर्स गलत हैं, सिर्फ एक आकाश ने। थैंक यू आकाश, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। खान साहब, आंसर गलत है। रुपेश अपने आप ही कह रहा है कि मेरा आंसर सही है। वाह जी वाह। आशीष, बिल्कुल गलत आंसर लिखा है। वेरी गुड सर, अब की बार 26 जनवरी को आपको तोप के आगे खड़ा करूंगा मैं। ऋषभ, दीपक, सभी के आंसर्स गलत हैं, सिर्फ एक आकाश ने आंसर ठीक दिया। आई रियली अप्रिशिएट एफर्ट्स। एक भी आंसर करेक्ट नहीं। स्वीटी, आंसर गलत है बेटा। ऋषिकेश, आंसर गलत है। चलिए, मुझे लगता है आपको बहुत परेशान कर लिया है, अब महफिल से जाते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर पर। ठीक है, सबके आंसर्स गलत हैं। संतोष, विनोद, राहुल, आफ्ताब, अनिल, आकाश पहले पढ़ चुका है लगता है, मुझे नहीं पता कौन।
सभी के आंसर्स गलत है। आई एम टेरिफाइड टू सी दिस। सभी के आंसर्स गलत है, सभी के। जतिन, अभिषेक, विनोद, सुमित, सुनीत, रुपेश, जितेश, प्रदीप, एक दो, सारे ही आंसर्स गलत है। दिस इज अमेजिंग टू सी, माय गुडनेस। इसी बात पर मुझे लगता है आप सभी को फिनाइल पिलाना होगा। This is amazing to see that nobody answered. Nobody answered. चलिए, थैंक यू। आपने जो एफर्ट्स लगाए, लीव द थिंग्स असाइड प्लीज। अब कमेंट्स रोकें। देवियों देवताओं, अब मैं आपके सामने करूंगा, आपको खुद पता चलेगा आपका आंसर गलत है। अब मैं कमेंट सेक्शन की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कमेंट्स करना रोक दें। एक मूर्खानंद कहता है विशाल कि आपने पढ़ाया ही नहीं तो हम आंसर कैसे देंगे। हे भगवान, उठा ले। लीव इट। अब मैं आप लोगों को कहानी को समझाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखिए। ये कमेंट्स वाला रोक दें प्लीज। कमेंट्स का काम रोक दें, मेरी बात को ध्यान से सुने। देखो बच्चों, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने एक छोटा सा शब्द लिखा, क्या भाई? नॉट। अपने आप में एक ये नेगेटिव है या ना? और हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा ये एडवर्ब है। काबिल तारीफ हुई बात। अब अगर इस नॉट के ठीक साथ में आगे एक शब्द को जोड़ने की कोशिश करूं और ये मैंने लिख दिया ओनली, तो भाई साहब ये भी तो अपने आप में एडवर्ब ही है। अब नॉट भी नेगेटिव और ये एडवर्ब। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग, राकेश बेटा आप किसी के बारे में ऐसा नहीं लिख सकते। आप अपनी प्लीज लैंग्वेज सुधारे, वरना मैं आपको ब्लॉक भी कराऊंगा और आपका कोर्स भी डिसकंटिन्यू होगा। फाइंड इट। आपके सामने जो चीज मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। आपके आंसर्स अगर गलत हैं तो गलत आंसर क्यों है, आओ इसे समझते हैं। नॉट अपने आप में नेगेटिव वर्ड हुआ, बेसिकली नेगेटिव एडवर्ब है। पहली बात तो ये ओनली अपने आप में एडवर्ब है। और अगर इस लिखे हुए सेंटेंस के हिसाब से मैं इस चीज को देखने की कोशिश करता हूं तो बट ऑल्सो के साथ लिखा है हिज फ्रेंड, पर हिज फ्रेंड अकेला नहीं है बच्चों। हिज फ्रेंड के साथ ये लिखी वर्ब और ये लिखा ऑब्जेक्ट। भाई हाँ। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखने का काम करता हूं तो सर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ लिखा है नाउन, तो नॉट ओनली के साथ भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। भाई हाँ है ना? तो इसका मतलब ये होना है कि भैया इस नॉट ओनली की अरेंजमेंट को मुझे लिखना होगा सेंटेंस की शुरुआत में। बात ठीक हो गई। इसके ठीक बाद मुझे लिखना होगा यहां पर ही, और उसके बाद लिखा मैंने राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। और इसके बाद हम लोगों ने लिखने की कोशिश की बट ऑल्सो हिज फ्रेंड पब्लिशेस देम। अब देखो बच्चों, एक बात को ध्यान से समझना। मैं बट ऑल्सो हिज फ्रेंड को उठाकर यहां से इसके नियर तो ला नहीं सकता। क्यों नहीं ला सकता? वजह बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मैं इसे उठाकर यहां शिफ्ट करता हूं तो इस पब्लिशेस का सब्जेक्ट डैमेज हुआ, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये चीज तो यहीं पर रहनी है। पर इस कहानी में एक छोटा सा नियम बदल रहा है, ठीक है? ये नॉट अपने आप में नेगेटिव, ओनली अपने आप में एडवर्ब। अगर सेंटेंस की शुरुआत में हम लोग एडवर्ब का जिक्र अगर करते थे, शायद इसी चीज को हम लोगों ने पढ़ा है इस नाम से, और इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। ठीक है। अगर इस इन्वर्जन के हिसाब से मैं आगे चीजों को देखना चाहूं तो एडवर्ब अगर सेंटेंस की शुरुआत में है तो एडवर्ब के इमीडिएट हम लोग यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, आगे आती है बात मेन वर्ब। तो इन्वर्जन के मुताबिक इस लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों को यहाँ राइट्स में से टेंस की हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ी, और इसी की हेल्पिंग वर्ब अब यहां पर होती है तैयार, और ये है आपका करेक्ट आंसर। नॉट ओनली डज ही राइट ब्यूटीफुल पोएम्स बट ऑल्सो हिज फ्रेंड पब्लिशेस देम। ये है आपका करेक्ट आंसर। अब आपके सामने एक जेंटलमैन कहते हैं, पता नहीं कौन है, वो कहते हैं सर मैंने सही बताया था। अश्वनी दुबे, अब देख ले बेटा पढ़ के तेरा क्या आंसर है, किस बच्चे ने करेक्ट आंसर बताया। और मुझे ये भी नहीं पता कि उस बच्चे ने जिसका भी मैंने नाम लिया था उसने करेक्ट आंसर बताया क्या, उसके पास इसके करेक्ट आंसर का लॉजिक था या नहीं, मुझे नहीं पता। पर एक बार इसे देख लीजिए।
थैंक यू एवरीवन फॉर आप लोगों ने जो इसमें एफर्ट्स लगाए। देखो बच्चों, पेयर कंजंक्शन का अब हमें लॉजिक समझ में आना शुरू हुआ। पेयर कहने का मतलब मुझे समझ आता है आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरी बात, एज क्लोज एज पॉसिबल, रिवर्स कंसीडरेशन, हेल्पिंग ऑफ का अग्रीमेंट नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक, और सिर्फ नॉट ओनली के साथ हम लोग इन्वर्जन पेश करते हैं जब, ये ध्यान से सुन लेना वरना कई डाउटफुल इंसान मूर्खानंद इसका डाउट पैदा करेंगे अपने अपने ग्रुप्स में, ठीक है। और जिस मूर्खानंद ने ये कहा है कि सर कमेंट्स का जवाब नहीं देते, जिन कमेंट्स की सेंस नहीं बनती मैं उनका जवाब नहीं देता। मेरी बात समझना ध्यान से। एक उम्र बिताई है बच्चों के बीच, मुझे पता है आप कहाँ कौन सी दिशा में जा रहे हैं। इस लिखे हुए सेंटेंस में ही इन्वर्जन क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैं इस लिखे हुए बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स को इसके नियर नहीं ला पाया। अगर नियर नहीं ला पाया तो उसकी अरेंजमेंट वहीं मुझे छोड़नी पड़ी और ये मेरे सामने इन्वर्जन का रूप लेकर चला गया। खैर आइए दोस्तों, बात लेके चलते हैं थोड़ी आगे। बातें ये तेरी हम भुला ना सके, जुदा हम ना जुदा हो सके, वे है जिंदा हर घड़ी। अब प्लीज आप कमेंट पे बातों से बचें, कहानी थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। पेयर कंजंक्शन में बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत सारे सवालों के पेयर तैयार करने का हमें मौका मिलता है। इस पेयर कंजंक्शन को अगर थोड़ा लॉजिकली हम चीजों में आगे लेकर चलना चाहें, आ जाओ सर, चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो जी हो गया प्रदीप मूर्खानंद, बाकी में इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? अभी समझाए पर ये समझेंगे नहीं। दीज पीपल आर अमेजिंग, दे डिजर्व मून हेयर। एक दो सवाल लिख के देख लेता हूं पहले। ज्यादा दूर नहीं जाना, मैंने आपके सामने सिर्फ 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। हमारे सामने 3 सेंटेंसेस हैं। इन 3 सेंटेंसेस की अगर मैं बात करना चाहूं तो इन 3 सेंटेंसेस में बहुत प्यारा सवाल उठता है। सारी बातें छोड़ छाड़ कर अपने इस सेंटेंस को पढ़कर देखें। टेक योर टाइम प्लीज, पढ़ने की कोशिश करें इस लिखे हुए सेंटेंस को बड़े ध्यान से। इस पहले लिखे हुए सेंटेंस पर जरा कोशिश करें मीनिंग को समझने की। चलिए, अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अगर हिंदी में अर्थ को समझो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ हिंदी की डिमांड करते हैं, आज वो शायद हो सकते हैं मेरी इस बात के दर्द को समझें कि आखिर मैं आपको हिंदी के लिए क्यों रोकता हूं। हो सकता है आप समझें, क्योंकि समझने में समय लगता है चीजों। इस लिखे हुए सेंटेंस पर अगर मैं काम करना चाहूं, मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूं आपकी खुशी के लिए। बिकॉज यू केम लेट देयर फॉर द टीचर स्कोल्डेड यू।
ट्रांसलेशन करता हूं भैया आप लोगों के लिए। कहा है यहां पर क्योंकि तुम देरी से आए इसीलिए अध्यापक ने तुम्हें डांटा। मैं इसकी ट्रांसलेशन लिख के दिखाता हूं। यहां पर मैंने ट्रांसलेशन की, क्योंकि तुम देरी से आए इसीलिए। हो सकता है कुछ लोग इसीलिए भी नहीं जानते हैं, कुछ लोग यहां पर इसलिए लिखते नहीं, इसीलिए। ये शब्द तो हिंदी व्याकरण में है ही नहीं, ये शब्द तो हिंदी व्याकरण में ही नहीं है। इसलिए तो आप बोलते हैं इसीलिए क्योंकि तुम देरी से आए इसीलिए अध्यापक ने तुम्हें डांटा। ठीक है, छोड़ो इस पढ़ाई को, एक दूसरी बात बताता हूं। कई साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ एक छोटा सा वाक्य हुआ। टीचर ने मुझे क्वेश्चन दिया, व्हाई डिड रामा किल रावणा। टीचर मेरे से पूछते, ए तेरेकोट, व्हाई डिड रामा किल रावणा। मैं इसका आंसर लिखते, बिकॉज रावणा एबडक्टेड। एक मेरे से टीचर ने पूछा, टीचर ने मुझसे पूछा व्हाई डिड राम किल रावणा। मैंने इसका आंसर लिखा बिकॉज रावणा एबडक्टेड सीता। टीचर ने खींच के मारा, उसने कहा बदतमीज, किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिकॉज से शुरू नहीं करते। मैं डर गया, मैंने पूछा क्यों। जैसे मैंने पूछा क्यों तो टीचर ने मुझे डांटना शुरू किया। उसने कहा बेटे एक बात बताओ, रीजन बताने से पहले ये तो बताओ ये बात रीजन किस चीज की है। रीजन बताने से पहले वो बात तो बताओ जिसका रीजन तुम बता रहे हो। थोड़ा सा समझ आया। टीचर ने मुझे कहा कि देखो बेटा ये जो आप बता रहे हो बेसिकली एक रीजन है। रीजन बताने से पहले एक स्टेटमेंट तो बनाओ जिसका ये रीजन है। तो मैंने समझा कैसे। टीचर ने कहा बेटा यहां से उठाओ और इसकी स्टेटमेंट तैयार करो और होना चाहिए रामा किल्ड रावणा, और इसी रावण के रिपीटिशन को रोकने के लिए ही का यूज हुआ। मेरे बात समझ में आई। रीजन बताने से पहले हमें एक स्टेटमेंट बतानी चाहिए ताकि आपका रीजन जस्टिफाइड हो। बात अपनी जगह क्लियर हुई। और अगर इसी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करें तो बात बड़े प्यार से समझ आती है कि इस लिखे हुए सेंटेंस में इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका रीजन हुआ बच्चों और ये आपकी स्टेटमेंट हुई। अगर मैं इस स्टेटमेंट का जिक्र पहले बोलना चाहूं, मैंने कहा बोलना चाहूं, अगर इस स्टेटमेंट का जिक्र मैं पहले बोलना चाहूं और इस रीजन का जिक्र मैं बाद में बोलना चाहूं तो जनाब जरा एक बार पढ़कर देखो, अपने आप खेल समझ में आएगा। पहले इसे बोलना, करना नहीं ऐसा, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसे पहले और इसे बाद में पढ़कर सुनाएंगे। आपने जैसे इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को किया तो आपने पढ़ने की कोशिश की, देयरफॉर द टीचर स्कोल्डेड यू बिकॉज यू केम लेट। आपको खुद ही एक बात समझ में आ गई कि यार यहां ऐसा लगता है देयरफॉर की तो जरूरत है ही नहीं। अरे हाँ है ना। मैं अब इस एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई कर रहा हूं। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस को, हमारे सामने जब लिखे हुए दो अलग अलग सेंटेंसेस को, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था इस बात को समझने समझाने के लिए। क्योंकि देखो बच्चों, लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट का भी नाम है। आप लैंग्वेज में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चीजें खुलती हैं दिमाग में, राइट। मैं अगर पहले सेंटेंस को बाद में और बाद वाले को अगर पहले लिखने की कोशिश करूं तो बच्चों प्रोसेस का नाम क्या है उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। इसे हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। बोलो जरा ध्यान से, रीऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेंटेंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, इसका मतलब पहले सेंटेंस को बाद में, बाद वाले को पहले,
अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं तो रीऑर्गेनाइजेशन के वक्त हमें किसी भी पेयर कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर हमारे सामने रीऑर्गेनाइजेशन लिखी होती है तो इनको स्प्लिट करने के लिए काफी है एक छोटा सा कोमा। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में जानबूझकर टीचर एग्जामिनेशन में लिख कर देता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बर्बाद हैं, इनकी ट्रांसलेशन करके देखेंगे और ट्रांसलेशन में दूर दूर तक वो इसका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए बिकॉज, एज या सिंस, मैंने कहा बिकॉज, एज या सिंस, ये जब जुड़ते हैं इस बातचीत के साथ ये बताने की कोशिश करते हैं रीजन, ये बताने की कोशिश करते हैं रीजन। जब ये रीजन बताते हैं तो बिकॉज, एज या सिंस के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन आगे हम लोग कभी कभी इन्हीं के साथ यूज करने की कोशिश करते हैं देयरफॉर, सो, हेंस, या फिर कभी कभी लिखा मिलता है एज अ रिजल्ट। तो हम लोगों को जब ये चीजें लिखी मिलती हैं, कुल मिलाकर ये सारी बात हमारे सामने हुई सुपरफ्लॉस। ठीक है, चलाओ। तो हमारे सामने ये बात हुई सुपरफ्लॉस। अब अगर ये बात हमारे सामने हो गई सुपरफ्लॉस तो हमें इनको लिखने की जरूरत नहीं। एक बार इस बात को फिर ध्यान से समझें। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस को हम रीऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें उनके पेयर कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, और ऐसे लिखे सेंटेंसेस को स्प्लिट करने के लिए कॉमा काफी है। तो आपका आंसर ये तैयार हुआ कि इस लिखे हुए सेंटेंस में इस देयरफॉर की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ कॉमा हमें लगाना। इस सो की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉमा लगाना। इस लिखे हुए हेंस की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉमा लगाना। क्लियर है? अभी भी खतरनाक लोग लगे पड़े। देयर फॉर द टीचर। कुणाल साहब क्वेश्चन समझ लिया आपने? ऋषिकेश साहब कह रहे हैं जी तीनों का सेम मीनिंग है। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, तुम क्या नहीं समझ रहे हो, लेट समझ आएगा। बात हमें समझ में आई कि इन सेंटेंसेस को अगर रीऑर्गेनाइज हम करके देखते तो हमें इन पेयर कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, काफी है एक छोटा सा कोमा लगाना। यही सवाल हम दूसरे तरीके से भी एग्जामिनेशन में देखते हैं। मैं एक सवाल लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखो। अरे भाई सीखने के लिए आए हो, बड़े ध्यान से समझो। मैंने एक सवाल लिखा आपके लिए, इफ इट रेन्स देन आई विल कैंसल द ट्रिप। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, इस लिखे हुए सेंटेंस की जरा ट्रांसलेशन करके दिखाओ। इस लिखे हुए सेंटेंस की ट्रांसलेशन अगर आप करते हो तो बड़ा प्यारा सा मीनिंग निकलता है। इस इफ को अगर हम समझने का काम करें तो अगर, इस लिखे हुए सेंटेंस में इसका अर्थ निकालते हैं तो या फिर तब, यही अर्थ निकलता है। मैं इसकी ट्रांसलेशन आपके सामने बोलने की कोशिश करूंगा। अगर बारिश होती है, भुवनेंद्र मैं हैंडसम लग रहा हूं बेटा, इस पर दिमाग मत लगाओ, इस पर दिमाग लगाओ, ये सिलेक्शन देगा। मेरी हैंडसमनेस से कुछ नहीं होना मेरे भाई, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, ठीक है। इफ इट रेन्स देन आई विल कैंसल द ट्रिप। अगर बारिश होती है, मैं, ध्यान से सुनना, अगर बारिश होती है तो मैं ट्रिप कैंसिल कर दूंगा। ट्रांसलेशन के हिसाब से तो बातचीत सही जा रही है। अब अगर इन दोनों के दोनों सेंटेंस में, अगर इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में मैं रीऑर्गेनाइजेशन करके देखता हूं, आज रीऑर्गेनाइजेशन करके देखते हैं। यहां से लिखे हुए यहां तक सेंटेंस को मैं लिख रहा हूं बाद में, और यहां से लिखे यहां तक के सेंटेंस को अगर मैं लिख रहा हूं पहले। पढ़कर देखो, पढ़कर देखो मेरे भाई। आप जैसे ही इनको पढ़ने की कोशिश करोगे आपको बहुत प्यार से एक बात समझ में आएगी, क्लियर होता नजर आएगा कि यार ट्रांसलेशन के चक्कर में, हिंदी के चक्कर में तो ये सेंटेंस ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही पहले सेंटेंस को बाद में, बाद वाले को पहले हम लोगों ने लिखा, यार लगता है एक शब्द की तो हमें जरूरत ही नहीं है, आया ना, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो आपको फिर से कहानी समझ में आ गई। शायद इसके साथ इस देन की जरूरत नहीं, क्या चीज की जरूरत है? तो एक और हमारे सामने ट्रिक तैयार हुई, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, अनलेस। ऐसे दुनिया भर के शब्द हैं जिन दो सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश में हम सिर्फ एक कॉमा का यूज करते हैं। इनकी जगह हम लोगों को बेवजह लिख कर दिया जाता है देन। एग्जामिनेशन बार बार ये पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि जो ट्रांसलेशन की वजह से बर्बाद है वो ये चीजें ट्रांसलेशन में लिखते हैं। अरे लिखने की बात नहीं, बोलते वक्त भी बात करते हैं। इफ यू कॉल मी देन आई विल कॉल यू, इफ यू लव मी देन आई विल लव यू, इफ यू मी देन आई विल यू। बदतमीज है, ग्रामर की धज्जियां उड़ती हैं बोलते वक्त,
ठीक है, और यही गड़बड़ है हमारे सामने ये ट्रांसलेशन। क्लियर है? फाइन। तो इन सभी के सभी शब्दों को रीऑर्गेनाइज अगर आप करते हो तो ऐसे शब्द सुपरफ्लॉस कहलाते हैं। चलिए अब एक अगली बात को हम लेकर चलते हैं। दिल में एक सवाल उठता है, दिल में एक सवाल उठता है कि क्या हम सेंटेंसेस की शुरुआत में इस बिकॉज वगैरह का यूज कर सकते हैं? कायदा तो नहीं कहता, पर पेपर आपसे पूछता है। पेपर को बहुत अच्छे से पता है कि जो लोग ट्रांसलेशन करेंगे वो मारे जाएंगे, और ट्रांसलेशन करने वालों को तो फंसाने का ही काम है ही। अब मैं आपको एक थोड़ी गहरी बात पर लेकर चल रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना। बात ये कहती है भाई कि हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस को भी हम लोगों ने स्प्लिट करने के लिए कॉमा का यूज किया है। भाई हाँ है ना? और सवाल के लिए 3 शब्द आ गए। एक शब्द हुआ हमारे सामने बिकॉज, एक शब्द हमारे सामने हुआ एज, और एक शब्द हुआ हमारे सामने सिंस। ये तीनों के तीनों शब्द एक ही अर्थ तैयार करते हैं क्योंकि, या फिर अगर मैं कहना चाहूं इनके साथ जो जुड़ा हुआ है हमारे सामने रीजन, और इधर जो लिखा हुआ है वो है हमारे सामने स्टेटमेंट। क्या इन तीनों में कोई फर्क है? क्या इन तीनों में कोई फर्क है? आ जाओ सर, चीजों को समझने की कोशिश करें। वैसे कोई पेपर आपसे ये सवाल पूछता नहीं है, बस इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है आपके दिल में ये सवाल उठ जाए, हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ जाए। जब हम इस एज और सिंस की बात करते हैं तो स्पोकन लैंग्वेज का हिस्सा है ये, बोलचाल की भाषा में हम इसका यूज करते हैं। बिकॉज की अगर हम बात करते हैं तो स्पोकन नहीं, ये लिखित भाषा में प्रयोग किया जाता है। अब इसके ये तो थे सरफेस के डिफरेंस, अब थोड़े गहरे डिफरेंस पर मैं काम करना चाहता हूं। रीजन 2 तरह के हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। रीजन 2 तरह के होते हैं। एक रीजन है जो स्पष्ट है और एक रीजन है जो अस्पष्ट है। ध्यान से समझने का काम करना, मैं इन दोनों के लिए अर्थ तैयार कर रहा हूं। एक रीजन मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं एविडेंट है, एविडेंट का अर्थ हुआ स्पष्ट, और एक जो है रीजन उसे हम कहते हैं इन एविडेंट। एक तो रीजन है स्पष्ट हुआ। स्पष्ट रीजन का मतलब क्या हुआ? हर कोई जानता है यही रीजन है, हर कोई जानता है यही रीजन है। मैं बात को समझने की, मैं आईफोन 11 नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। स्पष्ट सा रीजन है। भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप आईफोन 11 खरीद नहीं सकते, सीधी बात। लेकिन अगर मैं आपको कहूं मैं आईफोन 11 नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरा भाई मुझे इजाजत नहीं दी, तो ये रीजन आप लोगों के लिए अस्पष्ट है। आप लोग इस तरह का रीजन सोच ही नहीं पाओगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप ये रीजन सोचने की कोशिश नहीं कर पाओगे। ऐसा भी कोई रीजन हो सकता है? मैं सवाल को थोड़ा आसान बनाता हूं। आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो क्योंकि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, स्पष्ट सा रीजन है। वरना चुटकुले सुनने के लिए थोड़ी जुड़ेगा कोई, भाई रात को क्यों जागेगा। बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं फिर से कहता हूं आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, ये एक एविडेंट रीजन है, स्पष्ट सा रीजन है जो सामने वाले को पता है, इसे जब जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक इंसान छाता खोले चला जा रहा है, ठीक है जी, क्योंकि बारिश पड़ रही थी या फिर धूप पड़ रही थी, यही तो बोलोगे भाई, यही तो है इसका रीजन है। और एक रीजन होता है अस्पष्ट रीजन। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स आते हैं ताकि सेटिंग कर सके। आप समझ गए? स्पष्ट ये रीजन हो ही नहीं सकता यार, ऐसा भी रीजन हो सकता है? इस बकवास का मीनिंग समझने की कोशिश करें। आप जब एज और सिंस की बात करते हो तो ये उस रीजन की बात करता है जो एविडेंट है। एविडेंट होने का मतलब जिस रीजन को सामने वाला जानता है।
और इस बिकॉज की अगर हम बात करते हैं तो ये वो रीजन बताने की कोशिश करता है जो इन एविडेंट है, यानी कि जो अस्पष्ट रीजन है सामने वाले इंसान को जिसकी जानकारी नहीं है, सामने वाले इंसान को जिसकी जानकारी नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, व्हाई डिड रामा किल रावणा। माय क्वेश्चन वाज व्हाई डिड रामा किल रावणा। आई रोट द आंसर, रामा किल्ड रावणा because he abducted Sita. Basically the reason was inevident, अस्पष्ट था ये रीजन। राम ने रावण को क्यों मारा? बहुत सारे रीजंस थे। सबसे बड़ा रीजन क्या था? अधर्म को खत्म करना। सबसे बड़ा रीजन क्या था? रावण भगवान पर भी अपनी ताकत को आजमाता था। जितने भी भगवान थे, सब 9 ग्रह देवी देवता, सभी पर अपनी ताकत आजमाता था और वो सभी के सभी भगवान की ताकतों पर भी श्रेष्ठ पड़ता था। दिस वॉज द रीजन बेसिकली। और उस रीजन के लिए ये रीजन अस्पष्ट है, क्योंकि पत्नी को उठाकर ले गया रावण, मीन्स सीता माता को उठाकर ले गया, इसलिए ये अस्पष्ट रीजन है। ठीक है, रावण के राज को खत्म करने के लिए श्री राम को अवतार के रूप में पैदा होना पड़ा और इस सारी कहानी को लपेटना पड़ा। और आप बड़े अजीब मानेंगे इस बात को अगर आपको शास्त्रों की जानकारी नहीं है। राम रावण का क्या बोलते हैं, जमाई बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, सीता माता रावण की पुत्री थी। ठीक है, और उस हिसाब से अब आप राम और रावण का रिश्ता डिसाइड कर सकते हैं। ये रीजन अस्पष्ट था, इसीलिए बिकॉज का यूज हुआ। पहली बात तो ये। ठीक है, तो ये तो रीजंस की बात हुई हमारे सामने। ठीक है बच्चों, तो बिकॉज एज और सिंस में फर्क होता है। ठीक है जी, आप स्पोकन इंग्लिश में एज और सिंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन बिकॉज का जो रीजन है वो कुछ और तरीके से कन्वे किया जाता है। अब इतनी गहराई से कोई सवाल ही नहीं मिलता पेपर में, पर आपको पता होना चाहिए, इट विल हेल्प यू। एक क्वेश्चन जो एनडीए सीडीएस का फेवरेट है, बार बार पूछता है, मैंने आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, बड़े कायदे से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखने का काम करूं तो भैया ये रहा हमारे सामने रीजन बताने वाला एक छोटा सा जिक्र, ये हमारे सामने लिखा हुआ एक स्टेटमेंट और ये रहा इसका रीजन। ये रही हमारे सामने एक स्टेटमेंट और ये रहा हमारे सामने लिखा हुआ एक रीजन। ठीक है भाई, तो इस रीजन को बताने के लिए जब द रीजन वाई का हम जिक्र कर चुके हैं, तो क्या इसी बातचीत को फिर से हम इस बिकॉज से मेंशन करेंगे? जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे सर जब रीजन बता ही रहे हो यहां से इस शब्द से, तो दोबारा से बिकॉज जैसे शब्द की हमें जरूरत ही नहीं है। कायदा समझ में आता है कि भाई साहब अगर हम लोग किसी भी कहानी को रीजन, चलो मैं यही लिख देता हूं, अगर हम रीजन यहां बताना शुरू कर ही चुके हैं तो हमें इस सॉरी इस बिकॉज की हमें जरूरत नहीं है। और इसी के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन हम दैट का यूज करते हैं। एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एनडीए सीडीएस बार बार पूछता है, इवन बैंकिंग में भी ये सवाल पूछा जाता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक सवाल और आप लोगों से पूछा जाता है। मैं 2 सवाल लिख रहा हूं, अभी कहानी समझ में आ जाए।
मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, बड़े ध्यान से सोचने की कोशिश करें। क्वेश्चंस पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, इन चीजों को थोड़ा सा आराम से समझोगे ना, बड़े प्यार से क्लियर होगी चीजें। मैं अगर 2 बातों के रीजन बताने की कोशिश करूं इस बिकॉज से, तो इस बिकॉज से ठीक पहले हम लोग बताने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट, और इसके ठीक बाद हम बताने की कोशिश करते हैं रीजन। ठीक है भाई? अरे हाँ या ना? अब अगर मैं इस बिकॉज के स्टेटमेंट की बात करता हूं तो स्टेटमेंट बताने के लिए हमें चाहिए सेंटेंस। भाई हाँ है ना? तो रीजन बताने के लिए भी हम लोग सेंटेंस का ही जिक्र करेंगे। क्लियर है? पहली बात हुई। अब अगर मैं इसी लिखी हुई बातचीत बिकॉज को हटाकर यहां पर यूज करने की कोशिश करता हूं बिकॉज ऑफ, तो क्या होगा? आप कहोगे कुछ नहीं होगा सर हमें, क्योंकि बात हमारी क्लियर है। इस ऑफ को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और भाई मेरे प्रेपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। भले ही इससे ठीक पहले हम लोग स्टेटमेंट की बात करेंगे, सेंटेंस की तरह बात करेंगे, लेकिन अगर मैं इस बिकॉज के साथ लिखे ऑफ को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो इस ऑफ के बाद सेंटेंस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि ऑब्जेक्टिव केस होने का मतलब या तो ये लिखा मिले एक वर्ड या फिर ये लिखा हुआ मिले एक फ्रेज, पर हमें किसी भी कायदे से सेंटेंस नहीं चाहिए, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में शायद हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट आगे वर्ब और ऑब्जेक्ट। दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है? अब लिखे हुए सवाल पर फोकस करें। He did not pay a visit, the relatives did not talk to him. अगर मैं इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करूं, पूरा सेंटेंस है, रिवर्स कंसीडरेशन आ रही है। अगर पूरे सेंटेंस का जिक्र रीजन में बता रहा है तो बिकॉज शी हेल्ड द मीटिंग, शी फाउंड मेनी प्रॉब्लम्स, ये लिखा हुआ पूरा सेंटेंस है रीजन में, इसीलिए आपने यहां पर चुना बिकॉज। आखिरी सवाल पर काम करते हैं। तो भाई साहब इसे थोड़ा ध्यान से देखें, क्या ये पूरा सेंटेंस है? अब अगर ये पूरा सेंटेंस नहीं है तो इसी को हटाकर हम लोग यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ। इज माय पॉइंट जस्टिफाइड? परहैप्स इट इज जस्टिफाइड। आज की बात यहीं तक। किसी को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, कहानी लेके चलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।